मैडम कैथरीन वाइकांट, एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा। उसने कहा, नहीं प्लीज, मुझे हायल जोशियो कहो, सिर्फ हायल जोशियो। मैंने कहा, ठीक है हायल जोशियो, तुमने हमारे कत्ल के लिए क्या तरीकाकार सोचा है? हम कोई ऐसी मौत चाहते हैं जो हमारी आपस की यगानगत में मावन साबित हो। हम दोनों में से कोई ये पसंद नहीं करेगा कि किसी एक की मौत एक लम्हा भी पहले हो। वो बोली, खूब, मेरे पास ऐसा इंतजाम मौजूद है। मैं तुम दोनों को इलेक्ट्रिक चैम्बर में भेज दूंगी। वहां तुम चंद लम्हे तन्हा भी गुजार सकोगे और फिर मैं एक बटन पर उंगली रखूंगी और मखसूस किस्म की शुआएं तुम्हारे दिलों की हरकत बंद कर देंगी। सिर्फ एक लम्हे में, या यूं समझ लो पलक झपकने से पहले तुम दोनों मौत की आगोश में चले जाओगे। तहजीब ने कहा, लेकिन मिस्टर अली ने कहा है मैडम कि मैं अगर चाहूं तो आपकी इस रियायत से फायदा उठा सकती हूँ। मेरे जहन में ये ख्वाहिश उभरती है कि मैं चंद रोज की मजीद जिंदगी पालूं। हायल जोशियो ने कहा, अगर तुम्हारे साथी को इस पर कोई एतराज नहीं है तो मैं जो वादा कर चुकी हूँ उसे पूरा करूंगी, लेकिन यूं लगता है जैसे तुम्हारा जहन कोई मंसूबा सोच रहा है। भोली लड़की, यूं समझ लो कि इस मकान में, इस मुख्तसर सी जगह में सिर्फ वो होता है जो मैं चाहती हूँ। किसी भी तौर तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तहजीब बोली, बदकिस्मती ये है हायल जोशियो कि मैं अहमक नहीं हूँ। आप शायद इस बात पर यकीन न करें कि मैं असल मैडम मार्टिना को तहखाने में तलाश कर चुकी हूँ और मुझे आपके बारे में ये हकीकत बहुत पहले मालूम हो चुकी थी। हायल जोशियो ने कहा, मैं सुन चुकी हूँ और इस बात पर मैंने तुम्हारी जहानत को दिल ही दिल में सराहा भी था। यकीनन ये जोड़ा जो मेरे सामने मौजूद है उन बेशुमार अफराद पर फौकियत ले जा चुका है जो मेरे दुश्मन थे और मेरे रास्ते में आने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें नाकाम रहे। तहजीब ने कहा, शुक्रिया हायल जोशियो, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसके बावजूद मैं आपसे मुसलसल राब्ता कायम किए रही और कई बार आपके जरिए तारीना हार्डो से भी राब्ता कायम किया। कम से कम इस हद तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हायल जोशियो निकलेंगी, लेकिन इतना जानती थी कि हायल जोशियो से आपका कोई गहरा ताल्लुक है और आप तारीना हार्डो के मुल्क को धोखा दे रहे हैं। वो लोग आपकी तरफ से गलत फहमियों का शिकार हैं। इस सूरत हालात के बावजूद भी अगर मैं आपसे इस सिलसिले में काम लेती रही हूँ तो इसका मतलब ये था कि मैं अपने तौर पर आपसे महफूज रहने का बंदोबस्त भी करती रही हूँ और मैंने सिर्फ इतना प्रोग्राम आपके जरिए मुकम्मल किया है जो आपके अलावा और किसी के जरिए मुकम्मल नहीं किया जा सकता था। किसी ऐसे ही वक्त के लिए मैं हमेशा तैयार रही हूँ। बहुत मुख्तसर से अरसे में मैंने ये तैयारियां कर ली थी। बात इंसानी कुव्वत की है और आपने कम से कम ये नहीं कहा कि आप इंसानी कुव्वतों से बरतर कोई चीज हैं। वो बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तहजीब ने हाथ उठाया, बोली, बहुत मामूली सी बात है, ये देखिए। मेरी निगाहें भी तहजीब की जानिब उठ गईं। तहजीब के हाथ में एक नन्ना सा तकरीबन 1.5 इंच के साइज का चौकोर बक्स था जिस पर सिर्फ एक सफेद बटन लगा हुआ था। गालिबन ये रिमोट कंट्रोल टाइप की कोई चीज थी। तहजीब ने एक लम्हा जाया किए बगैर वो बटन दबा दिया और दफतन कैथरीन वाइकांट के हलक से एक दिलखराश चीख निकल गई। उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन उसके बदन में शायद इतनी सकत नहीं रही थी। एक सफेद सा शोला चमका और कैथरीन वाइकांट बेजान हो गई। उसका चेहरा सफेद हो गया। बदन के जितने खुले हुए हिस्से थे वो सब के सब सफेद हो गए थे, लेकिन लिबास महफूज था। लिबास पर आंच तक नहीं आई थी। ये सफेदी मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन कैथरीन वाइकांट की आंखों में अब जिंदगी की चमक नजर नहीं आ रही थी। उसके खत्तोखाल जूं के तूं थे। खुली हुई आंखें मेरी जानिब निगरान थीं, लेकिन उनकी नीली पुतलियां जल चुकी थीं। सफेदी अलबत्ता जूं की तूं बरकरार थी और पुतलियां जलने के बाद पूरी आंखों के डेले सफेद नजर आ रहे थे, जिससे उसकी शक्ल बेहद हैबतनाक हो गई थी। तहजीब मेल्कम एक्स ने चौकोर आला अपने लिबास में रखा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वो बोली, अली, ये खत्म हो चुकी है। मेरे तो बदन में जान ही न रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल अल्फ लैलवी अंदाज था। हकीकत की दुनिया से अगर उसका वाकई कोई ताल्लुक था तो तहजीब को क्या कहूँ, क्या समझूं। यकीन किसी तौर नहीं आ रहा था। तहजीब मेरे पास पहुंच गई। उसने मेरे बाजू पकड़ते हुए कहा, अली, खेल खत्म हो चुका है। मैंने कहा, मगर कैसे? वो बोली, ये एटॉमिक इलेक्ट्रोड हैं और उस बुढ़िया की उस व्हीलचेयर में एटमी शुआओं का जाल फैला हुआ है। एटम के जरिए पैदा होने वाली शुआएं जो इंसानी निगाह में नहीं आती, इन बारीक तारों में दौड़ रही हैं और ये तार एक ऐसी खुदकार बैटरी से मुंसलिक है जो उस व्हीलचेयर के निचले हिस्से में पैरों के पास छुपा दी गई है। तार सिर्फ व्हीलचेयर के हत्थों पर है, क्योंकि बदन का खुला हुआ हिस्सा सिर्फ उन्हीं हत्थों से टच हो सकता है। इस बात से वाकिफ होने के बाद कि वो मार्टिना नहीं है, मेरे लिए इसके अलावा और कोई चाराएकार नहीं था कि मैं उसे हायल जोशियो की कोई खुसूसी नुमाइंदा समझूं, और ये भी मुझे करना था कि अपने प्रोग्राम से आगाह करती रहूं ताकि उसको ये शुबा न होने पाए कि मैं उस पर किसी किस्म का शक करती हूं। अपने वो अहम तरीन राज भी मैंने उसे दे दिए जो मैं सिर्फ अपने सीने में ही रख सकती थी।
इस तरह मैंने उसका एतमाद हासिल किया, कम से कम इस हद तक कि वो यही समझती रहे कि मैं बेवकूफ़ लड़की उसकी असलियत से ना आशना हूँ। मैं उस पूरी कोठी में बेकार नहीं बैठी रही। उसका एतमाद हासिल करने के बाद मैंने हर वो जगह देखी जहाँ उसने अपने साइंसी शोबदे फैला रखे थे। ये भी मुझे एतमाद में रखने के लिए बहुत कुछ बताती रही। इन शोबदों में मुझे एक ही कारामद चीज नजर आई, ये एटॉमिक इलेक्ट्रिकल बैटरी, जिसके तार बाल की तरह बारीक होते हैं और आम हालात में नजर नहीं आते। उसके बाद मेरी ये हुनरमंदी थी कि मैंने बैटरी व्हीलचेयर में उस वक्त फिट की जब ये किसी काम से बाहर गई हुई थी, और इसके तार इस चेयर के हत्थों में छुपा दिए कि उसका खुला हुआ बदन इससे मस होता रहे। ये इलेक्ट्रिक एटॉमिक बैटरी रिमोट से भी कंट्रोल की जा सकती थी, और यही उसका रिमोट कंट्रोल था जो मेरे पास मौजूद है। मैंने ये इंतजाम ऐसे ही किसी वक्त के लिए किया था कि जब उसे ये पता चल जाए कि मैं उसकी हकीकत से वाकिफ हो गई हूँ और ये मुझ पर वार करने की कोशिश करे। लेकिन अली, जिस कदर मुनासिब वक्त पर इसका इस्तेमाल हुआ है, मैं इस पर हमेशा फख्र करती रहूंगी। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें बचाने में मेरी ये कोशिश कामयाब साबित हुई। मैं तहजीब को देख रहा था और मेरे वजूद में फख्र और गुरूर का एक अजीब सा एहसास उभर रहा था। एक ऐसी ज़हीन लड़की, एक ऐसी अजीम शख्सियत मेरी अपनी जिंदगी से मुताल्लिक है, इस पर मैं जितना भी नाज करता कम था। चंद लम्हे बाद जब मुझे इस कामयाबी का यकीन आया तो मैंने गर्मजोशी से तहजीब के दोनों हाथ थाम लिए। वो शर्माए हुए अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मैंने जोश जज्बात से लरसती हुई आवाज में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा तहजीब कि इस वक्त अपनी मुसर्रत और तुमसे अकीदत का इजहार किस तरह करूं। वो हाथ छुड़ाते हुए बोली, काफी है, काफी है, अब हमें और भी तो काम करने हैं। मैंने पूछा, क्या व्हील चेयर में एटॉमिक शुआएं खत्म हो गईं? वो बोली, सिर्फ एक लम्हे का खेल था, सिर्फ एक लम्हे का। मैंने ये जायजा ले लिया था कि उसके हाथ उन बारीक तारों पर रखे हुए हैं और उसी वक्त मैंने ये अमल किया। मजीद एहतियात की खातिर मैंने उसे इस किस्म की बातों में उलझाया कि उसके जिस्म में तशन्नुज पैदा हो जाए और वो अपनी उंगलियां फैलाकर कुर्सी के हत्थों को पूरी तरह पकड़ ले। चुनाचे सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ही हुआ। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, बेशक बेशक, जिस कदर तारीफ मुमकिन थी वो मैं कर चुका। अब इससे ज्यादा तो कोई बात इस वक्त मुमकिन नहीं कि आपके इस कारनामे पर खिराज तहसीन का बायस बने। मेरे इन मानी खेज अल्फाज ने तहजीब के चेहरे पर शर्म की वही सुर्खी पैदा कर दी जिसकी तवक्को किसी मशरकी खून से ही की जा सकती थी। वो बोली, खैर छोड़ो इन बातों को, हमें यहाँ पता नहीं कैसी कैसी मुसीबतों से निमटना है। सबसे पहले इसकी लाश ठिकाने लगाओ और उसके बाद हम अपने दूसरे प्रोग्राम पर अमल करेंगे। मैंने कहा, उसने इस किस्म के तेजाबी टैंकों का जिक्र किया था जिसमें वो उन साइंसदानों को जला देती थी जो उसका काम कर देते थे। वो बोली, हाँ मैंने भी वो हौलनाक जगह देखी है। मैंने कहा, तो फिर मेरे ख्याल में उससे बेहतर जरिया और कोई नहीं है हमारे पास। इस लाश को ठिकाने लगाना जरूरी है ताकि ये किसी को दस्तयाब ना हो सके। तहजीब ने कहा, ठीक है आओ। मैंने कहा, तहजीब ये बताओ, इस इमारत में कहाँ कहाँ हमारी मुठभेड़ उन लोगों से हो सकती है जो उसके लिए काम कर रहे हैं और हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तहजीब बोली, इस वक्त कहीं पर भी नहीं। अजीबोगरीब निज़ाम कायम कर रखा है इसने, जो बारहा मुझे मखदूश भी महसूस हुआ, लेकिन ये मालूम करने के बाद कि ये हर जगह से पूरी तरह बाखबर रहती है, मेरी वो हैरत रफा हो गई। यकीन करो, बड़ी अजीबोगरीब औरत थी ये, और खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ कि मुझे इसकी मौत का अफसोस है। अगर किसी भी तरह इसकी जिंदगी महफूज रखी जा सकती तो मैं जरूर रखती, लेकिन चूंकि ये मेरे अली के लिए खौफनाक हो गई थी तो उसके बाद मैं किसी तरह भी इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तहजीब ने बेख्तियार ये अल्फाज कह दिए, लेकिन उसके साथ ही उसका चेहरा गुलनार हो गया। मैंने कहा, तेजाब के टैंकों का क्या निजाम है? वो बोली, हमें इसकी लाश व्हील चेयर पर ही लाना होगी। पता नहीं एटॉमिक शुआओं के असरात क्या हों। मुमकिन है इसके बदन में यहाँ से हिलने की सकत ना हो। एक मखसूस जगह तक इस व्हील चेयर को ले जाना है और उसके बाद हम उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल देंगे जिसका इख्तिताम ही तेजाब के तालाब में होता है। मैंने तहजीब की हिदायत के मुताबिक व्हील चेयर को वहां से धकेला और उसके बाद 2 पुरपेच राहदारियों से गुजरकर हम एक कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में मशीनें लगी हुई थी। एक बड़ी सी मशीन के पास व्हील चेयर को उल्टा कर दिया गया। बूढ़ी की लाश जूं की तूं थी, उसके आज़ा मुंतशिर नहीं हुए थे। तहजीब ने एक बटन दबाया और बूढ़ी की लाश फिसलती हुई किसी नामालूम जगह चली गई। एक ऐसी औरत का ये अंजाम जिसने एक नया मुल्क बसाने का, एक नई दुनिया आबाद करने का मंसूबा तैयार कर रखा था, बड़ा ही इबरतनाक था। लेकिन बेशुमार अफराद की भलाई के लिए, बेशुमार लोगों की जिंदगी के लिए उसकी जिंदगी खत्म कर देना इंतहाई जरूरी था। तहजीब ने कहा, अली अब हमारा काम निहायत सख्त हो जाता है। मेरे जहन में एक फौरी मंसूबा है, अगर तुम उसे मंजूर कर लो। मैंने किसी कदर खुशगवार अंदाज में कहा, जी फरमाइए मिस तहजीब।
ज़हन पर छाई हुई हालात की गर्द को साफ न करने का मतलब यही होता कि दिमाग पर बोझ रहे। उस वक्त थोड़ी सी शुगुफ्तगी जरूरी थी। वो बोली, मेरा ख्याल है कि मैडम मार्टिना को उनकी जगह से निकाल लिया जाए और उन्हें फौरी तौर पर इसकी जगह दे दी जाए। मैडम मार्टिना एक ज़हीन खातून हैं और यकीनन सारी बातों से वाकिफ होने के बाद वो इसका किरदार संभाल सकती हैं। तमाम लोगों को वही कंट्रोल करेंगी। इसके लिए एक तरीक़ाकार मुतय्यन कर लिया जाएगा। और अली, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी सी तब्दीलियां पैदा कर लो अपने चेहरे में और उसके बाद यहीं रहो। हम यहीं से अपनी बकिया कार्रवाइयां शुरू करेंगे। तुमने जो तफसीलात सुनाई हैं उनके तहत हमें बेशुमार काम करने हैं। यूं लगता है जैसे खुदावंद हमें यहाँ कामयाबी दिलाना चाहता है और उसके इंतजामात बज़ाहिर तो नजर आ रहे हैं। मैंने कहा, हाँ तहजीब, वाकई हमें बेशुमार काम करने हैं, लेकिन इन कामों को करने से पहले जरूरी है कि हम मैडम मार्टिना को उसकी जगह दे दें। इस तरह न सिर्फ हमारे साथ मैडम मार्टिना की अक्ल भी शामिल हो जाएगी, बल्कि हमारा यह हिस्सा बिल्कुल महफूज हो जाएगा। तहजीब ने कहा, ठीक है, आओ मैडम मार्टिना के पास चलें। और वो मुझे लेकर साथ चल पड़ी। यहाँ आने के बाद मैंने NK, फोरकॉज और उसके बेनाम जजीरे पर जो कार्रवाइयां की थीं और आइवान फैरो जैसे खतरनाक आदमी को जिस तरह मैंने शिकस्त दी थी, उसे मैं अपनी कामयाबी तसव्वुर कर सकता था। और अगर उसकी रिपोर्ट बाकायदा किसी को पेश की जाती तो यकीनन उसे काबिल सताइश समझा जाता और मेरी इस आला कारकर्दगी का एतराफ किया जाता। लेकिन मैंने दिल ही दिल में तहजीब मैल्कम एक्स की इस अजीमुशान कामयाबी को सराहा और ये तस्लीम किया कि तहजीब ने महदूद रहकर भी इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जिसके सामने मेरी तमाम तर काविशें हेच हो जाती हैं। हर चंद के वो ये न समझ पाई थी कि बूढ़ी कैथिन वाइकांट खुद हायल जोशियो है, लेकिन उसने कैथिन वाइकांट के लिए जिस तरह बंदोबस्त किया था उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन थी। और ये उसकी जहानत थी कि उसने एक इतने बड़े खतरे को टालकर उस वक्त अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी बचा ली थी। मैडम मार्टिना को जिस कैद खाने में रखा गया था वो इंसानी जरूरियात जिंदगी से आरास्ता था। पता नहीं क्यों कैथिन वाइकांट ने उसे जिंदा रखा था। गालिबन उसके जहन में ये ख्याल होगा कि शायद कभी उसे उसकी असल हैसियत की जरूरत पेश आ जाए। बहर तौर मैडम मार्टिना ने तहजीब मैल्कम एक्स को देखा और उसके साथ मुझे देखकर उनकी आंखों में सवालिया तासुरात उभरे। तहजीब ने आगे बढ़कर कहा, मैडम ये अली हैं, अली जार खान। मैं आपको तमाम तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं तारीना हार्डो के लिए काम कर रही हूँ। हरचंद के मेरा ताल्लुक आपके वतन से नहीं है, लेकिन मैं अपने फराइज की बजा आवरी के सिलसिले में वही जज्बात रखती हूँ जो आपके सीने में अपने वतन के लिए मौजन होंगे। मैडम मार्टिना ने कहा, हाँ तुमने कहा था, और तुमने ये भी कहा था कि मैं मोहतात रहूं, और ये भी हकीकत है कि तुम्हारे अलावा और कोई इस बात से वाकिफ नहीं हो सका कि मेरी हैसियत क्या है। तहजीब ने कहा, मैडम उस वक्त मैं आपको कोई तसल्ली नहीं दे सकी थी, कुछ ज्यादा तफसील नहीं बता सकी थी सिवाय इस मुख्तसर बात के जो मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब मैं आपको खुशखबरी देती हूँ कि हमने उस इफरीत को खत्म कर दिया है जिसने आपको कैदी बना लिया था। मार्टिना बोली, क्या? अपाहिज मार्टिना ने बेख्तियार अपनी जगह से उठने की कोशिश की और एक समत लुढ़क गई। तहजीब ने आगे बढ़कर उसे सहारा देते हुए कहा, मैडम मार्टिना हम उसे हलाक कर चुके हैं। वो बोली, नहीं खुदा के लिए, अगर ये कोई मजाक है तो मुझ बूढ़ी के साथ ये मजाक न करो। मैं अपनी तमाम शख्सियत खो बैठी हूँ। मुझ में अब इतनी भी सकत नहीं रही कि मैं खुशी की कोई बात बर्दाश्त कर सकूं। मेरे साथ मजाक? तहजीब ने कहा, नहीं मैडम, हम आपकी बेपनाह इज्जत करते हैं। दर हकीकत जो बात आपसे कही गई है वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त है, लेकिन ये बात न सिर्फ आपके बल्कि हमारे हक में भी इंतहाई मोहलक साबित होगी कि आप अपनी वो सलाहियतें खो बैठें जिनके तहत आप माजूर होने के बावजूद अपने वतन के लिए काम कर रही थीं। यूं समझ लीजिए कि जो जिम्मेदारियां आपके सुपुर्द की गई थीं उनके तहत कुछ नागुजीर हालात जरूर पेश आ गए थे, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां जूं की तूं बरकरार हैं। आपको अपने वतन के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम लेकर वही सब कुछ करना है जो आपका वतन आपसे चाहता है। मार्टिना ने कहा, मैं करूंगी, लेकिन बस मुझे ये पता चल जाए कि हालात हमारे कंट्रोल में हैं। तहजीब ने कहा, इस सिलसिले में तारीना हार्डो से आपकी गुफ्तगू करवाई जा सकती है। मार्टिना ने कहा, नहीं, मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगी। जो कुछ तुम कह रहे हो मैं उस पर यकीन कर लूंगी, लेकिन क्या इन हालात में भी मुझे इस कैद खाने में जिंदगी गुजारना होगी? तहजीब ने कहा, बिल्कुल नहीं, आइए आपको यहाँ से ले चलते हैं। मैंने महसूस कर लिया था कि मैडम मार्टिना उस कैद खाने में कैद रहकर जहनी मरीजा बन चुकी हैं, और अगर उन्हें फौरी तौर पर आजादी की खुली फजा नसीब हो जाए तो उनके अंदर नुमाया तब्दीली रूनुमा होगी। जब हम उन्हें लेकर एक कमरे में पहुंचे तो मैडम मार्टिना ने कहा, मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर खुली फजा में ले चलो, मैं आसमान देखना चाहती हूँ। न जाने कितना अरसा हो गया मुझे आसमान देखे हुए। मैडम मार्टिना को एतदाल पर लाने के लिए उस वक्त उनकी हर ख्वाहिश की तकमील जरूरी थी, चुनाचे हम उन्हें बाहर ले आए।
आसमान अबरालूद था, फजा में कोहर छाई हुई थी। मैडम मार्टिना व्हील चेयर पर बैठी गहरी गहरी सांसें लेती रहीं। उनकी आंखों में अजीब सी कंदीलें जगमगा रही थीं। हम देर तक उन्हें इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में घुमाते रहे और ये यकीन दिलाते रहे कि जो कुछ उनके सामने है वो ख्वाब नहीं है। काफी देर के बाद मैडम मार्टिना ने कहा, अब वापस चलो, मुझे खुनकी का एहसास हो रहा है। चुनाचे उनकी ख्वाहिश पर हम उन्हें अंदर ले आए और उसके बाद उन्हें हायल जोशियो की व्हील चेयर दिखाई गई जिस पर कभी कैथरीन वाइकांट बैठती थी। कैथरीन वाइकांट की मुख्तसर कहानी तहजीब ने मैडम मार्टिना को सुनाई तो वो हैरत से आंखें फाड़ कर रह गई। इस दौरान तहजीब ने व्हील चेयर के नीचे से एटॉमिक बैटरी निकाल दी थी और वो बारीक से तार भी खोल दिए थे जो दरहकीकत बाल की मानिंद लेकिन बेपनाह मजबूत थे। कई घंटे के बाद मार्टिना की हालत एतदाल पर आ सकी। इस दौरान हमने उन्हें खाने पीने की अशिया भी पेश की थी। मैंने उस पूरी कोठी में घूमने फिरने के बाद ये देख लिया था कि उस वक्त वहां कोई मुलाजिम वगैरह भी नहीं था। हाँ, मुलाजिमों की रिहाइश गाहें एक समत नजर आ रही थीं और उनमें मध्यम रोशनियां इस बात की मजहर थीं कि वो सब गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये सोने का वक्त नहीं था। मैडम मार्टिना की हालत एतदाल पर आने के बाद तहजीब के कहने पर मैंने उन्हें सबसे पहले ये बताया कि हम लोग दरहकीकत क्या हैं। वो ये सुनकर हैरान रह गईं कि हमारा ताल्लुक उनके वतन से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इतनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। मैंने मैडम मार्टिना से कहा, बहुत जल्द हमें आपकी बात तारीना हार्डो से करवाना होगी और उस वक्त आप उन्हें ये बताएंगी कि आपके साथ क्या वाकयात पेश आए, लेकिन उससे पहले तमाम सूरत हाल को समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि उसकी रोशनी में आप अपना बाकी काम कर सकें। मैडम मार्टिना अब पूरी तरह संभल चुकी थी। उन्होंने पुरएतमाद अंदाज में कहा, मैं इस तमाम कार्रवाई के बारे में जानना चाहती हूँ। तहजीब मैल्कम एक्स ने मैडम मार्टिना से सबसे पहला सवाल यही किया कि क्या आप दोस्त के केस के सिलसिले में उन्हें मुकम्मल मालूमात हासिल हैं या उससे पहले ही वो हायल जोशियो की कैदी बन गई थी। इस पर मैडम मार्टिना ने बताया कि उन्हें इस केस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मैंने कहा, तो फिर जरूरी है मैडम कि आपको उसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करूं। तहजीब ने मेरी इजाजत से मैडम मार्टिना को तमाम सूरत हाल बताई और उनकी आंखों में शदीद तशवीश के आसार नजर आए। उन्होंने मुतफक्किराना अंदाज में कहा, ये मामूली बात नहीं है, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं इन हालात से पूरी तरह वाकिफ न हो सकी और इससे पहले ही उसके शिकंजे में आ गई। मैंने कहा, बहर तौर मैडम मार्टिना, अब इस सूरत हाल को आप ही संभाल सकती हैं। जिस तरह हमने यहाँ आकर हायल जोशियो पर काबू हासिल किया है, आपको तकरीबन उसके बारे में मालूमात हासिल हो चुकी हैं। बाकी मामलात को आप इसी सारी सूरत हाल की रोशनी में कंट्रोल करेंगी। वो बोली, मैं इंतहाई कोशिश करूंगी, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे ना? मैं अपने आप को इस वक्त बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। तवील कैद ने मेरे आसाब बिल्कुल मुजमहिल कर दिए हैं और मैं इस बात का एतराफ करती हूँ कि मैं अपनी सलाहियतें खो बैठी हूँ। मैंने कहा, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, हम एक एक पॉइंट से आपको आगाह कर देंगे। तकरीबन आधी रात तक हम मैडम मार्टिना के साथ रहे। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह यहाँ इसराइली एजेंट और कुछ दूसरे लोग मसरूफ अमल हैं। आप दोस्त के सिलसिले में मामला क्या सूरत इख्तियार कर चुका है और बाकी तमाम तफसीलात भी मैंने उन्हें बता दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।